हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर सारे कंसेप्ट कवर होंगे और उसके बाद मैं एक बार चेक करूँगा कि कंसेप्ट सारे कवर हो चुके हैं या नहीं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कैपिटल बजटिंग क्या होता है। कैपिटल बजटिंग, जो भी अपन ने पैसा लिया, फाइनेंशियल डिसीजन में अपन ने पैसा ले लिया, अब उसको कहीं पे इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना, उस डिसीजन को कहते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, उसका बजट बनाना कैपिटल बजटिंग कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर अपन डिफरेंट कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, जैसे पेबैक पीरियड, ARR, NPV, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, MIRR और IRR और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड क्या होता है? जो अपन ने पैसा इन्वेस्ट करा वो अपन को कितने पीरियड में वो पैसा रिकवर हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? पेबैक पीरियड। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लो है, मतलब मान लो 30,000 हर साल यूनिफॉर्म कैश फ्लो आता है, तो अपन को क्या फॉर्मूला लगाना है? अमाउंट इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग डिवाइडेड बाय नेट कैश फ्लो ईयर आफ्टर टैक्स, मतलब जो अपन को कैश फ्लो मिला है ना, ठीक है, आफ्टर टैक्स। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या करना है? इफ द सम इज नॉट यूनिफॉर्म देन पेबैक पीरियड इन विच द होल कैश फ्लो, मतलब होल इन्वेस्टमेंट जो भी अपन ने इन्वेस्ट करा है वो अपन को रिकवर हो जाए, वो पेबैक पीरियड कहलाता है। देखिए इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ये सब समझ में आ जाएगा। इनिशियल कैश फ्लो कितना है? अपन ने कैश फ्लो कितना करा, इन्वेस्टेड कितना करा? 70,000 रुपीज़। ठीक है, अब कैश इनफ्लो कितना है? 20,000, 30,000, 50,000, 70,000। ठीक है, क्यूमुलेटिव, अब अपन इन दोनों का सबसे पहले इन सबका पहले क्यूमुलेटिव निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे निकालते हैं वैसे क्यूमुलेटिव निकालेंगे। ठीक है, 20,000 प्लस 30,000 इज 50,000, 50,000 प्लस 50,000 इज 1 लाख, 1 लाख प्लस 70,000 इज 1,70,000। ठीक है, अब सबसे पहले क्या देखेंगे कि सेकेंड ईयर टोटल 70,000 इन्वेस्ट करा है, तो सेकंड ईयर तक कितना कवर हो गया अपना? 50,000 तक सेकंड ईयर में कवर हो गया, और थर्ड ईयर तक कितना मिलेगा? 1 लाख रुपीज़ टोटल मिलेगा। तो पेबैक पीरियड क्या होगा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में? वो कैसे निकालेंगे? पहले 50,000 सेकंड ईयर तक कवर हो गया, तो अब क्या बचा? 70,000 में से 50,000 हटे तो 20,000 बचा। अब थर्ड ईयर में अपन को कितना मिल रहा है? 50,000 मिल रहा है, पर अपन को चाहिए कितना? 20,000, तो उसका 20,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इज टू 0.4। तो टोटल पेबैक पीरियड क्या हो गया? 2 ईयर्स प्लस 0.4 ईयर्स। ठीक है, पेबैक रेसिप्रोकल, ये टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेबैक रेसिप्रोकल, इसमें बस ये ध्यान रखिए फॉर्मूला क्या है? एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। ठीक है, इसके बाद क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, इसमें 3 वर्जन होते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3। ठीक है, इसमें एक होता है एनुअल बेसिस, उसके बाद होता है एवरेज एनुअल बेसिस, और उसके बाद क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस। ठीक है, अब अपन निकालते हैं एनुअल बेसिस। तो एनुअल बेसिस क्या निकालेंगे? एनुअल प्रॉफिट। ध्यान रखें इसमें क्या है? एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट है, इनफ्लो नहीं है, कैश इनफ्लो नहीं है, ध्यान रखना है। क्या? एनुअल प्रॉफिट। मैं बाद में आपको कैश इनफ्लो निकालना सिखाऊंगा, बट इसमें अभी क्या देखना है अपने? इसमें एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग। अब क्या करना है? सेकंड वाला क्या है? एवरेज एनुअल बेसिस। तो इसमें क्या करेंगे? एवरेज, तो दोनों का एवरेज होना चाहिए, मतलब एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस। टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस कैसे निकालेंगे? एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, इस वाले में कैसे निकालेंगे? इसमें फिर सबका y1 का आ जाएगा, y2 का आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? एनुअल बेसिस है, तो हर साल का निकालना पड़ेगा एवरेज, फिर उन सबका एक एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कैश आउटफ्लो, देखिए क्या है? 80,000 कैश फ्लोज क्या है? 80,000 क्या है? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज क्या है? 80,000, 1,60,000, 2,40,000। इन्वेस्टमेंट क्या है अपन ने? कैश इनफ्लो है ये। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? बिगनिंग में 3 लाख, एंड में 2,30,000, 2,30,000 और 1,60,000, 1,60,000 और 90,000। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं? एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट क्या होगा? 80,000, और अपन को हमेशा बिगनिंग का कैश फ्लो लेना है। 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इज इक्वल्स टू 26.67। सेम y2 में कैसे निकालेंगे? 80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, बिगनिंग का कैश फ्लो लेना है,
इज टू 34.78। सिमिलरली ईयर 3 का कैसे निकालेंगे 80,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 इज टू 50%। ठीक है, अब तीनों का एवरेज करेंगे, ये y1, y2 और y3 का एवरेज दैट इज 26.67 टू 34.78 प्लस 50% डिवाइडेड बाई 3 इज टू 37.15%। ठीक है, उसके बाद क्या आता है टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस। टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस का क्या फॉर्मूला था, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। अब टोटल इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग, ये ध्यान रखना, टोटल इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग। ठीक है, तो बिगनिंग में क्या है 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एनुअल प्रॉफिट क्या है 2,40,000, क्योंकि 80,000 इज टू 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इज टू 26.67। ठीक है, उसके बाद क्या है एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस। अब एवरेज क्या निकालेंगे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है 3 लाख और लास्ट में क्या है 90,000, तो 3 लाख प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 2, 3 लाख प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 2 और एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 80,000। ठीक है, ये हो गए दोनों पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसमें अपन डिस्काउंटिंग यूज़ नहीं कर रहे पेबैक पीरियड में और इसमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में। ठीक है, अब अपन जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो कौन से मेथड पढ़ेंगे, वो कौन से डिस्काउंटिंग मेथड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू, जहाँ डिस्काउंटिंग की बात आ गई वहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, जो भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कल अपन ने किसी को 20,000 रुपीज़ दिए तो आज उसकी वैल्यू क्या थी या क्या होगी, उसको क्या कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। इट इज़ अ वैल्यू, और अपन को कैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, C2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर, ये तो अपन देखते रहेंगे। ठीक है, इफ द कैश फ्लो, अगर कैश फ्लो मोर देन 0 होता है तो अपन एक्सेप्ट करेंगे, अगर कैश फ्लो लेस देन 0 होता है तो रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो ना कैश इनफ्लो ज़्यादा आना चाहिए, कैश आउटफ्लो कम होना चाहिए। ठीक है, अपन ने जो पैसा इन्वेस्ट करा है वो कम होना चाहिए और इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए, अगर वो मोर देन 0 होगा तभी तो अपन उसको एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। ठीक है, उसके बाद क्या रखा है, कैश आउटफ्लो इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़ दे रखा है, कैश इनफ्लो दे रखे हैं अपन को, ये एक एग्जांपल देख रहे हैं, कैश इनफ्लो दे रखा है 1 2 3 30,000 50,000 50,000 के ही दे रखे हैं अपन को 6%। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है अपन को। ठीक है, तो कैश इनफ्लो 0, कैश फ्लोज क्या है 0th ईयर पे अपन ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 1 इज इक्वल्स टू 1 लाख माइनस में फर्स्ट ईयर पे क्या करा 30,000 अपन को रिकवर हुए, तो 30,000 रिकवर हुए, 1 डिवाइडेड बाय 1.06 उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई दैट इज 28.290। सिमिलरली अपन सेकंड और थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे, टोटल क्या आ रहा है 14,690। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे मोर देन 0 है तो अपन इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है अपन कौन सा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फिर अपन क्या करेंगे जहाँ पे अलग अलग कैश फ्लोज होते हैं, मान लो आज एक कैश फ्लो दे रखा है कि भाई 3 ईयर के लिए, एक कैश फ्लोज दे रखे हैं 4 ईयर के लिए, तो उन प्रोजेक्ट को कैसे कंपेयर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से। ठीक है, नहीं तो क्या होगा अपन जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू से क्या कर रहे हैं अपन डिफरेंट ईयर्स में भी सेम निकाल रहे हैं, सेम ईयर में भी, मतलब मान लो कि 3 ईयर में भी सेम आएगा 4 ईयर में भी सेम आएगा, तो इसलिए क्या करेंगे उसकी जगह कौन सा आया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसमें क्या लेंगे निकालेंगे टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो, कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज। ठीक है, अगर पीआई मोर देन 1 आता है तो एक्सेप्ट करेंगे, पीआई लेस देन 1 आता है तो अपन रिजेक्ट करेंगे। अब ये जो मोर देन 1 वाला है ना, इसमें इक्वल भी होता है। ठीक है, अब एक और कौन सा है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड अपन ने ऊपर निकाल लिया था, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है। अब क्या करेंगे इसमें सेम होगा, बस क्या करना है उसमें डिस्काउंटिंग रेट ऐड करनी है, सेम एज द पेबैक पीरियड, ओनली डिफरेंस इज कैश इनफ्लोज को डिस्काउंटेड करना है, मतलब जैसे उन्होंने जो रेट दे रखी है उसके हिसाब से डिस्काउंटेड मतलब क्या होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज। ठीक है, उसके बाद क्या है IRR मेथड। IRR मेथड मैंने आपको पहले भी बताया कि IRR कैसे निकालते हैं। IRR निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है, IRR क्या होता है जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो गई। ठीक है, a rate at which net present value of cash inflows divided is equals to net present value of cash outflows। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे L plus NPV of L divided by NPV of L minus NPV of H into H minus L। ठीक है,
ये मैंने पहले ही कवर कर चुका है तो मैं इसको बार बार कवर नहीं करूँगा कि IRR कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब WACC, अब देखो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको क्या बताया था, जो स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस है कि अपन उनको क्या पे करेंगे, ठीक है ना। अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि मेरे को 10% के हिसाब से पैसे पे करो, मतलब डेब्ट वालों ने कहा कि मुझे तो 10% चाहिए, ठीक है, बट अपन कमाई 9% रहे हैं तो क्या करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक क्या होता है, एक कमाई होती है, क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे उस प्रोजेक्ट को कि भाई मुझे पैसा ही नहीं चाहिए, जब मैं कमाऊंगा 9% और तेरे को 10% दूंगा तो कैसे कैसे मेरा काम चलेगा, ठीक है। सेम रिवर्स हो वाइस वर्सा कि भैया अगर अपन ज़्यादा कमा रहे हैं और वो कम ले रहा है तो अपन उसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। देख लो WACC इज मोर देन IRR तो कोई एक्सेप्ट नहीं है, और IRR इज मोर देन WACC तो एक्सेप्ट है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितना अपन क्या रेट में अपन पैसा कमाना चाहते हैं वो चीज़ है, ठीक है। अब IRR में देखो कि जो अपन को पैसा मिला ना, जैसे अपन ने 30,000 अपन को मिला तो अपन उसको वापस इन्वेस्ट नहीं करते। सेम इस प्रॉब्लम को करने के लिए खत्म करने के लिए एक आया मॉडिफाइड IRR दैट इज MIRR। ये डिसीजन मेकिंग इससे सेम रहेगी बट अपन को निकालने का तरीका अलग है, तो अपन निकालने का तरीका इसमें देखते हैं, ठीक है। इन्वेस्टेड द कैश इनफ्लोज एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ MIRR इसमें दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1,36,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या देखा है 8%, ईयर 1 पे दे रखा है 1 2 3 4 5, कैश फ्लोज क्या है 30,000, 40,000, 60,000, 20,000 और ये, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे। अब जो ईयर 1 पे जो लास्ट में कैश फ्लो आया उसको 4 साल के इन्वेस्ट करेंगे, जैसे 1 प्लस, अब जैसे ये 1.360 वाली 5 वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस 0.08 की पावर 4। क्यों 4 क्यों, क्योंकि अपन ने ईयर 1 के एंड में कैश फ्लो आएगा तो अपन उसको 4 साल के इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आएगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, 4 ईयर हो गए भाई। ईयर 1 में लास्ट में आया कैश इनफ्लोज तो अपन उसको 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। किस रेट पे इन्वेस्ट करा, बोलो किस रेट पे इन्वेस्ट करा अपन ने, जो अपन को कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट दे रखी थी, ठीक है। उसके बाद टोटल कैश फ्लोज निकाल लेंगे, ठीक है, वो 2,13,587 आया। उसके बाद क्या निकालेंगे कि टोटल रिटर्न कितनी आई, तो 2,13,587 डिवाइडेड बाय जो अपन ने टोटल इन्वेस्टमेंट करा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा था अपन ने 1,36,000, वो कितना है 1.5705। अब क्या करा, टोटल ईयर्स कितने थे 5 ईयर्स, ठीक है, तो उसका रूट निकालेंगे, ठीक है, 5 - 1। अब ठीक है, अब मैं एक बार रूट निकालना सिखा देता हूँ। जैसे अपन को ये दे रखा है कि भाई n इसकी पावर 5 निकालनी है, ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर पे निकालना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले उसको जैसे अपन को 27 का निकालना है रूट, मतलब 27 इसकी पावर ऐसे निकालनी है, ठीक है। अब अपन कैलकुलेटर पे डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो कैसे निकालेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रूट वाला बटन दबाएंगे 12 बार, ठीक है। इसमें -1 करेंगे, +1 करेंगे, -1, फिर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, जितने का रूट निकालना है। जैसे डिवाइडेड अगर इसमें 5 की पावर होती तो अपन को 5 की पावर भी ऐसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 3 +1 और फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू करेंगे 12 बार, ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर डिसीजन मेकिंग सेम एज IRR कि भाई WACC ज़्यादा है तो अपन रिजेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट को, अगर WACC कम है तो अपन को प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि IRR और NPV के हिसाब से डिसीजन मेकिंग अलग अलग हो रही है, मतलब IRR भी ज़्यादा है। एक प्रोजेक्ट है मान लो जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, 2 प्रोजेक्ट दे रखे है ना, A और B, जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ A की आ रही है 30,000, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ B की क्या आ रही है 20,000, ठीक है। उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 30,000 वाली को अपन ने एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। पर IRR क्या आ रही है, इसकी आ रही है 20%, उसकी आ रही है 30%, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अपन को IRR के हिसाब से कौन सा B वाला एक्सेप्ट करना चाहिए। बट अपन क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअली देंगे, मतलब NPV के अलग देंगे, IRR के अलग देंगे, ठीक है। अब कैश फ्लोज कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, उसमें जाएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उसके बाद आएगा EBT माइनस टैक्स करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन वापस ऐड करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो अपन ने पहले एक बार माइनस कर दिया फिर एक बार ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसका क्या आएगा, नेट कैश फ्लो दे देंगे,
ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है अपन कैश फ्लो किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, टोटल के हिसाब से, ठीक है, मतलब जिसमें इक्विटी भी इंक्लूड है, डेब्ट भी इंक्लूड है। तो अपन क्या करेंगे, पीबीआईटी माइनस टैक्स इज टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, ठीक है। उसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस उसमें वापस इंटरेस्ट ऐड करेंगे 1 - टी करके, क्योंकि इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कैश फ्लो निकालने के वक्त 2-4 चीज़ें याद में रखनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज यूज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज़ करते हैं कैश फ्लो निकालने में, मतलब अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है तो उसको भी अपन एड या लेस करेंगे, ठीक है। संक कॉस्ट यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, देखो अगर अपन ने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करा है तो ये ध्यान रखना वो लास्ट में जाके पैसा रिकवर हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन में बोला हुआ है। जैसे अपन ने 0th ईयर पे 30,000 का वर्किंग कैपिटल लगाया, तो वो क्या होगा लास्ट में, जैसे 5th ईयर पे अपन सारा पैसा रिकवर कर रहे हैं तो वहाँ पर 30,000 5th ईयर में वर्किंग कैपिटल का भी रिकवर होगा, वो अपन टर्मिनल वैल्यू में ऐड करेंगे। टर्मिनल वैल्यू क्या होता है, जो अपन लास्ट के वक्त रिसीव करते हैं, ठीक है। टर्मिनल वैल्यू सैल्वेज वैल्यू अपन ने कोई मशीनरी बेची, उसका सैल्वेज वैल्यू आया, प्लस में वर्किंग कैपिटल अगर अपन ने शुरू में कुछ लगाया था तो वो पैसा रिकवर हुआ, प्लस अगर अपन ने मशीनरी लॉस में बेची, मान लो उसकी वैल्यू थी 30,000, ठीक है, अपन ने बेची उसको 20,000 में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का अपन को बेनिफिट मिलेगा, वो भी अपन को ऐड करना है, तो टोटल कैश फ्लोज आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सब चीज़ चैप्टर में कवर हो गई है, मैंने बहुत सही तरीके से और बहुत अच्छी तरह सारा कवर करा दिया है, ठीक है। अगर अपन ने एक बार देख ले कि अपन ने सब कुछ कवर कर लिया है नहीं कर लिया है, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, ओके। देखिए इसके अंदर सबसे पहले अपन ने सारी टेक्निक्स कवर कर लिए, पेबैक पीरियड, ARR, उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू, PI मेथड, IRR मेथड, MIRR मेथड और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये अपन ने सब कवर कर लिया। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर अपन ने कैश फ्लोज अपन ने कवर कर लिए, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी टॉपिक्स है, थ्योरी टॉपिक्स का सारा वीडियो एक संग आएगा, ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि सारा थ्योरी एक संग ला दूँ, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल देखो, जैसे इसमें कैश फ्लोज निकाले हुए हैं तो वैसे ही अपन को कैश फ्लोज निकालना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो, ये वाले क्वेश्चन में अपन को सिर्फ कैश फ्लो निकालना है, तो अपन ने जैसे अपन ने इसमें आपको लास्ट में पढ़ाया है नेट कैश फ्लोज कैसे निकालते हैं, वैसे कैश फ्लो निकालना है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स देखो, पेबैक पीरियड, ARR, NPV, ये सब कवर हो गई है, ठीक है। अब देखते चलो, ARR, फिर डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब ये देखो एक्सेप्ट प्रपोजल, ठीक है। NPV हो गया अपने पास, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया है, IRR हो गया है, ठीक है। अपने पास एक्सेप्टेंस रूल्स अपन को दे रखे हैं, वो सेम रहेगा उस IRR और MIR का, ठीक है। देखिए अब ये अनइक्वल लाइफ और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता डिसीजन मेकिंग के लिए, अपन को NPV IRR या आपको जैसे निकालते हैं वैसे आपको निकालना पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आप उस हिसाब से IRR और NPV के हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर दो और फिर लिख दो कि भाई NPV के हिसाब से ये वाला प्रोजेक्ट बेस्ट है और IRR के हिसाब से ये वाला बेस्ट है, ठीक है। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया पूरा क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस का वीडियो अलग से आ जाएगा, आपको मैं एक सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, ठीक है। हो गया ये चैप्टर, ओके, थैंक यू, और शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है।